नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने सर जिम कॉर्बेट की एक और रोमांच भरी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कॉर्बेट एक महान शिकारी थे, मगर उनका पहला नरभक्षी टाइगर से सामना हुआ था सन 1907 में। तब उन्हें मैनीटर हंटिंग का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, मगर अपने पुराने एक्सपीरियंस के चलते उन्होंने इस नरभक्षी को मार गिराया। इस नरभक्षी को मैनीटर ऑफ चंपावत के नाम से जाना गया। दुनिया में कुछ ही ऐसे जानवर होंगे जिन्होंने इंसान को निशाना बनाकर बहुत तबाही मचाई, और उस लिस्ट में चंपावत का नरभक्षी लगभग सबसे ऊपर है। प्राणी जगत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए चंपावत के नरभक्षी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इंसानों पर निशाना साधकर जितना आतंक इस बाघ ने मचाया था, उतना शायद ही किसी जानवर ने कभी ही मचाया होगा। अपनी नरभक्षी जीविका में इस मैनीटर ने 436 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इनमें से 200 नेपाल और 236 भारत में मारे गए थे। जिम कॉर्बेट ने इस टाइगर के बारे में अपने दोस्त एडी से सुना था, और उस समय इस बाघ को मारने का जिम्मा एडी के ब्रदर इन लॉ को सौंपा गया था। वो उस समय के भारत के अच्छे शिकारियों में से एक थे, पर किसी न किसी वजह से बाघ को मार नहीं पाए, और 4 साल बाद कॉर्बेट को अंग्रेज सरकार ने ये जिम्मा सौंपा। जंगल में और शिकारी होने की वजह से कभी भी किसी का भी गलती से अनजाने में घायल होने का खतरा ज्यादा रहता है, और इसी खतरे के चलते कॉर्बेट ने ये जिम्मेदारी लेने से पहले 2 चीजें स्पष्ट कर दी थी कि किसी भी तरह का इनाम इस टाइगर के सर से हटा दिया जाए और बाकी सब शिकारियों को उस एरिया से वापस बुला लिया जाए। और इस सब के चलते कॉर्बेट तक एक हफ्ते बाद खबर पहुंचाई गई कि पाली गांव में, जो कि दबीधूरा और दूना घाट के बीच में पड़ता है, एक महिला को टाइगर ने मार गिराया है। खबर के सुनते ही कॉर्बेट अगली सुबह अपने 6 लोगों के साथ पाली गांव की तरफ निकल जाते हैं। पाली गांव पहुंचने में इनको 4 दिन लगे, और महिला को मरे अब 5 दिन हो चुके थे। मैनीटर की वजह से पाली गांव की हालत बहुत बुरी थी। लोग मैनीटर के डर से घरों से ज्यादा दूर नहीं जा रहे थे, और बाथरूम, टॉयलेट वगैरह अपने घर के आसपास ही कर रहे थे। लोग दिन में भी अपने घरों में छिपकर रह रहे थे। राशन लगभग सब घरों में खत्म था। कुल मिलाकर वो गांव रहने की स्थिति में नहीं था। कॉर्बेट और उनके लोगों को गांव में देखकर गांव वालों ने एकाएक अपने घरों से बाहर आना शुरू किया। लोगों ने उन्हें बताया कि टाइगर 3-4 दिन से उसी गांव के आसपास ही भटक रहा है। गांव की हालत और उनके रहने के प्रबंध के चलते कॉर्बेट ने रात खुले में ही बिताना बेहतर समझा। कॉर्बेट का ये एक मैनीटर को लेकर पहला अनुभव था। चांद की तेज रोशनी के चलते ये सड़क के किनारे, जहां बाघ को अक्सर देखा गया था, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बाघ का इंतजार करने लगे। चांद की रोशनी में बिल्कुल सीध में जो सड़क थी वो अच्छे से दिख रही थी, लेकिन झाड़ियां होने के कारण दाईं और बाईं तरफ की सड़क अच्छे से नहीं दिख रही थी, और हवा जैसे ही चलती थी उन झाड़ियों का हिलना एक टाइगर के चलने का झांसा देता था। ये सब देखकर कॉर्बेट को अपने खुले में सड़क पर पेड़ के नीचे बैठने के फैसले पर पछतावा हुआ, और डर और ठंड के मारे इन्हें कपकपी होने लगी और दांत भी किड़किड़ाने लगे। सुबह का सूरज निकलते साथ ये वहीं पर सो गए, और करीबन 1 घंटे बाद इनके आदमियों ने आकर इन्हें उठाया। वापस गांव पहुंचकर चाय नाश्ता करके इन्होंने उस महिला के शिकार के बारे में लोगों से पूछना शुरू किया। तो लोगों ने बताया कि सुबह के कुछ 10-11 बजे करीबन 20 महिलाएं जंगल से मवेशियों के लिए घास पत्ती लेने गई थी, और इस महिला ने एक छोटे नाले में एक ओक या शाहबलूत के पेड़ को पत्तियों के लिए चुना, और जब वो वापस इस पेड़ से उतर रही थी तो टाइगर ने इस महिला पर अटैक कर दिया। इस सब को देख बाकी की महिलाएं दौड़कर गांव पहुंची और गांव वालों को यह सब बताया। गांव से कुछ लोग इकट्ठा होकर शोर मचाते हुए वहां पहुंचे, तो बाघ की गुर्राहट सुनकर सब तितर बितर हो गए और वापस गांव पहुंच गए। ऐसा इन सब ने 2-3 बार किया, और हर बार बाघ ने इन्हें डराकर वापस भेज दिया, और इन्होंने आखिरकार उस महिला को बचाने या ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी और वापस गांव आ गए। गांव के सरपंच के अनुरोध पर कॉर्बेट ने अगले दिन अपनी देखरेख में गांव की फसल कटवाई, और गांव वालों को विश्वास जीतने के लिए उन्हें बोला कि वो घुरल का शिकार करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ गांव वालों के साथ चलने को बोला ताकि वो दिखा पाएं कि घुरल कहां मिलेंगे। 3 घुरल मारने के बाद उनका ये अभियान सफल रहा, और गांव वालों का विश्वास जीतने में कॉर्बेट सफल रहे। कॉर्बेट को अब गांव वाले उस जगह पर भी ले गए जहां उस महिला को बाघ ने मारा था, और पहली बार कॉर्बेट ने बाघ के पंजों के निशान देखे और उनका निरीक्षण किया। ये एक बाघिन या टाइग्रेस थी,
जो अपने प्रधान अतीत यानी प्राइम एज, यंग एज को पार कर चुकी थी। उस महिला की कुछ हड्डियां क्रियाक्रम के लिए लेकर ये वापस आ गए। वापस आते हुए ये एक और पुराने और दर्दनाक हादसे से वाकिफ हुए। गांव से कुछ दूर एक झोंपड़ी थी जहां पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। और एक दिन पत्नी और उसकी बहन घर से कुछ दूर घास काट रही थी जब टाइग्रेस ने उन पर हमला किया और बड़ी बहन को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। तब छोटी बहन ने उस टाइगर का पीछा करना शुरू किया। वो 200 गज तक उनका पीछा करती रही। इस सब से परेशान होकर टाइगर ने बड़ी बहन को वहीं छोड़ा और छोटी बहन का पीछा करने लगा। अब छोटी बहन उल्टे पांव गांव की तरफ भागी और अच्छी किस्मत के चलते गांव पहुंची और ये सब खबर उसने गांव वालों को दी। वो इस बात से अनजान थे कि ये सब होते गांव वालों ने सब कुछ अपने सामने देखा था। इस पूरे डर, उत्तेजना, एक्साइटमेंट और चीखने चिल्लाने की वजह से छोटी बहन अपनी आवाज खो बैठी। कॉर्बेट के यहां आने की वजह सुनकर छोटी बहन उनके पैरों में गिर गई। कॉर्बेट जानते थे कि इतने बड़े जंगल में ऐसी टाइग्रेस का शिकार करना, जो कभी अपने शिकार पर दूसरे आहार के लिए वापस नहीं आती थी और जो कि एक गांव या लोकेलिटी में ज्यादा दिन नहीं रुकती थी, एक बड़ा ही मुश्किल काम होने वाला था। खैर 3 दिन कॉर्बेट पाली के आसपास के जंगलों में सुबह से शाम घूमते रहे, पर टाइग्रेस का कोई अता पता नहीं चला। ते मानकर कि बाघिन अब पाली के आसपास नहीं है, कॉर्बेट अगले दिन अपने लोगों के साथ चंपावत की तरफ निकल दिए। धूना घाट में नाश्ता करके ये चंपावत के लिए जब चले तो इन्हें बताया गया कि चंपावत तक का रास्ता बड़ा खतरनाक है और लोग इस रास्ते में बस दिन में और बड़े समूह में ही चलते थे। 8 लोग कॉर्बेट वगैरह थे और चंपावत पहुंचते तक ये 30 लोगों का समूह बन गया था। इन लोगों ने कॉर्बेट को एक और दुखद कहानी सुनाई। करीबन 2 महीने पहले कुछ 20 लोग चंपावत के बाजार की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें नीचे जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन्होंने नीचे देखा तो तकरीबन 50 गज दूर एक बाघिन एक औरत को उठाकर ले जा रही थी। ये लोग सब डर गए और इनकी हिम्मत नहीं हुई बाघिन का पीछा करने की। चंपावत पहुंचकर इन्होंने गांव वालों को बताया कि किस तरह बाघिन गई है, तो ये तकरीबन 50-60 लोग मिलकर उस औरत को ढूंढने निकले और कुछ मील चलने के बाद उस जगह पहुंच गए। बाघिन ने उस 17-18 साल की लड़की को अभी तक खाना शुरू नहीं किया था। सब लोगों ने उस लड़की को कपड़े में लपेटा और गांव वापस ले आए। कॉर्बेट यहाँ कहते हैं कि नरभक्षी के साए में जीना बहुत ही मुश्किल और भयानक चीज है। हालांकि चंपावत का नरभक्षी उनका पहला मैनीटर शिकार था, पर उन्हें ये उनके 32 साल के मैनीटर हंटिंग के दौरान अच्छे से समझ आ गया था कि लोग किस तरह ऐसे हालात में, ऐसे इलाकों में रहते हैं। चंपावत में कॉर्बेट के रहने का इंतजाम डाक बंगले में था। डाक बंगले में पहुंचकर कॉर्बेट वहां के तहसीलदार से मिले। कुछ समय बातचीत की और आखिर में तहसीलदार ने उन्हें डाक बंगले से एक दूसरे बंगले में शिफ्ट करने की सलाह दी। उस बंगले में टाइग्रेस की मूवमेंट काफी ज्यादा थी। अगले दिन सुबह जब वो तहसीलदार से बंगले में बात कर रहे थे, तब उन्हें दूर से एक इंसान उनकी तरफ आते नजर आया। कॉर्बेट समझ गए थे कि वो एक जरूरी सूचना ला रहा है। उसकी तरफ कॉर्बेट जैसे ही गए, वो इंसान बैठ गया और उन्हें बताया कि टाइग्रेस ने एक 17 साल की लड़की को मार दिया है। वो लड़की और कुछ 12-13 लोग गांव से कुछ दूर सूखी लकड़ी इकट्ठा करने गए थे और इसी दौरान टाइग्रेस ने उस लड़की पर अटैक कर दिया। गांव वालों से बात करके और जगह का मुआयना करके कॉर्बेट टाइग्रेस का ड्रैग मार्क फॉलो करते हुए उसके पीछे जाना शुरू करते हैं। ड्रैग मार्क शिकारियों के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये शिकार से निकली खून की एक धार हो सकती है या शिकार का कोई अंग जो जमीन पर निशान बनाता जाता है जब कोई बाघ उसे उठाकर ले जा रहा होता है। इसे ड्रैग मार्क कहते हैं। कुछ दूर में उन्हें उस लड़की के गले की माला मिली और कुछ दूर साड़ी वगैरह मिली और कुछ दूर और चलने पर जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो एक इंसान बंदूक लेकर उनके पीछे खड़ा था। पूछने पर उसने बताया कि उसे तहसीलदार ने भेजा है कॉर्बेट का ख्याल रखने को, और यह कि वो उन ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकता है। बहस करना बेकार समझकर कॉर्बेट ने उस इंसान को अपने भारी जूते उतारकर उनके पीछे आने को कहा। जंगल में कुछ दूर खून का पीछा करते करते वो एक छोटे नाले तक पहुंचे।
यहाँ जमीन पर बने निशानों से स्पष्ट था कि बागिन उस नाले में उतरी है। नाले में वो लोग कुछ 500-600 गज दूर ही चले थे कि कॉर्बेट को एहसास हुआ कि साथ में चल रहा वो इंसान बहुत डर चुका है। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी और आंखों में भी आंसू भरने लगे थे। ये सब देख कॉर्बेट ने उसे एक बड़ी चट्टान पर बैठने को बोल दिया, जो कि वो खुशी खुशी जाकर बैठ गया। इसके बाद कॉर्बेट ने बागिन का पीछा जारी रखा। कुछ दूर बाद एक नाले में पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा पानी का एक छोटा सा पोखर देखा, जहां खून के बहुत से छींटे पड़े थे। कॉर्बेट के आने से वो टाइग्रेस डिस्टर्ब हुई और अपना शिकार उठा के वहां से कुछ टाइम पहले ही निकल गई थी। यहां उन्हें उस बेबस लड़की का एक कटा हुआ पैर मिला, जो कि घुटने के नीचे एकदम सफाई से काटा गया था। इसे देखते देखते कॉर्बेट टाइग्रेस को कुछ पल के लिए भूल सा गए थे और इसी पल उनकी छठी इंद्री यानी कि सिक्स सेंस ने उन्हें बताया कि वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तभी उन्होंने अपनी बंदूक तान ली और नाले के एक छोर पर निशाना साधा। उनकी इस हरकत ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि इसी पल ऊपर से कुछ मिट्टी और पत्थर लुढ़के थे और जो कॉर्बेट के पास आकर गिरे थे, जिसका बस एक ही मतलब था कि बागिन उन पर हमला करने ही वाली थी। कॉर्बेट को चौकन्ना देख बागिन वहां से पलटकर भाग जाती है। यह इस बागिन का 436वां शिकार था और इसे अपने शिकार पर डिस्टर्ब किए जाने का बहुत अनुभव था। लेकिन कॉर्बेट ने लगभग 4 घंटे तक इसका पीछा किया था और ये इतना ज़्यादा था कि इस टाइग्रेस ने अब अपना गुस्सा गुर्रा गुर्रा कर जाहिर करना शुरू कर दिया था। नाले से निकलने के बाद बागिन अपने शिकार समेत एक पथरीले रास्ते पर आती है। यहाँ चलना और बागिन का शिकार करना बहुत मुश्किल काम था। एक गलत कदम और आप सीधा नीचे गुफाओं में गिर जाओगे, और अगर आगे पीछे नजर नहीं रखोगे तो टाइग्रेस के हमले का डर तो हमेशा था ही। शाम पड़ने लग गई थी और अगर अभी कॉर्बेट को सही सलामत अंधेरे से पहले घर पहुंचना था तो ये वापस चलने का सही समय था। तो अब वो वापस गांव चलने का फैसला लेते हैं। वापसी के रास्ते में वो लड़की की टांग को मिट्टी में दफना देते हैं बाद में क्रियाक्रम के लिए, और तहसीलदार के आदमी को अपने साथ वापस ले चलते हैं। वो इंसान टाइग्रेस की गुर्राहट वगैरह सुन के बहुत सहम गया था। उसे लगा कि कॉर्बेट भी उसका शिकार हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात का था कि अब वो घर वापस कैसे जाएगा। खैर वो वापस बंगले पर पहुंच जाते हैं और तहसीलदार को अपने अगले दिन की योजना के बारे में बताते हैं। उनको अनुमान था कि शिकार को खाने के बाद कल बागिन वहीं पत्थरों पर आराम करेगी। तो उनका प्लान ये था कि वो खूब सारे लोग इकट्ठा करेंगे और जैसा पहाड़ पर एक बीट करवाएंगे, यानी कि हाका डलवाएंगे। बीट यानी हाका, इसमें कुछ लोग एक एरिया के एक छोर से शोर मचाते हुए चलना शुरू करते हैं और जानवर को डराकर अलग दिशा में जाने को मजबूर करते हैं। जिस दिशा में जानवर जाता है वहां पर शिकारी बंदूक लेकर पहले ही तैनात होता है और उस जानवर का शिकार कर देता है। तो पूरा प्लान समझाकर उन्होंने तहसीलदार को अगले दिन सुबह 10 बजे जितना हो सके उतना लोग इकट्ठा कर जंगल में एक तय जगह पर बुलाया। तहसीलदार के कहने पर अगले दिन दोपहर तक कुछ 300 लोग इकट्ठा हो गए, हथियार, ढोल, प्लेट, चम्मच लेकर। कॉर्बेट ने सबको हाका का रूट समझाया और निर्देश देने के बाद पहाड़ी के दूसरी तरफ चल दिए। लोगों ने कुछ टाइम पहाड़ की दूसरी तरफ से हाका डालना शुरू किया और कुछ देर बाद कॉर्बेट को, जो कि दूसरी पहाड़ी में घास के एक छोटे से टुकड़े में छिपकर बैठे थे, बागिन बाहर आती दिखी और इसी के साथ तहसीलदार ने उस पर फायर कर दिया। बागिन ने तुरंत रास्ता बदल दिया और वापस हाका डालने वाले लोगों की तरफ चल पड़ी। कॉर्बेट ने जल्दी जल्दी में गोली चलाई, पर वो टाइग्रेस को लगी या नहीं लगी ये कह नहीं सकते। कॉर्बेट जब सोच ही रहे थे कि बागिन अब हाका लगा रहे लोगों पर हमला कर देगी, तभी वो कॉर्बेट की दाहिनी ओर से उनकी तरफ आते दिखी। सटीक निशाना साध कर कॉर्बेट ने उस पर गोली चलाई, जो कि उसकी पीठ में जाकर लगी। तीसरी गोली बागिन के कंधे पर जाकर लगी। उखड़ी हुई सांसों से बागिन कुछ देर बाद कॉर्बेट की तरफ आई,
तो गोली ना होने के कारण वो तहसीलदार के पास गए और उसकी शॉटगन लेकर एक आखिरी गोली बागिन को मारी, जो कि उसके पांव में जाकर लगी, और ये इस आखिरी गोली ने उसे वहीं ढेर कर दिया। राहत की सांस लेकर कॉर्बेट ने बागिन के मारे जाने की पुष्टि की और गुस्साए हुए लोगों को, जो कि बागिन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, उसे लकड़ी पर बांधने को बोला। फिर गांव ले जाकर अगले दिन उसका निरीक्षण किया तो पता चला कि बागिन के दांत बहुत खराब हो चुके थे, जो कि किसी बंदूक की गोली की वजह से टूट चुके थे। सबको अलविदा कहकर कॉर्बेट टाइग्रिस की खाल लेकर वापस अगले दिन नैनीताल की तरफ चल देते हैं। 7 साल तक इस बागिन ने अपने आतंक का साम्राज्य चलाया था। आखिरकार कॉर्बेट की गोली का शिकार यह हो गई सन 1907 में। तो दोस्तों, इस तरह अंत हुआ चंपावत की मैन ईटर टाइग्रिस का। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इन कहानियों को पसंद करना ही मुझे और कहानियां लाने को प्रेरित करता है। जल्दी मैं अपनी अगली कहानी के साथ आपके समक्ष आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।